हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी की और यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़ लिए थे? हम लोग कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में पढ़ लिए थे। आज से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज से हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, फिर 3-4 चैप्टर साथ में ही हो जाएंगे। तो मैं आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, कराऊँगा क्लास में, यानी कि जो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर यानी बोर्ड्स में पूछे गए हैं उन सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मैं आपको एक साथ करा दूंगा। ठीक है, हमारा अभी मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस है थ्योरी को कंप्लीट करना। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी 5-6 चैप्टर, 6-7 चैप्टर जितना हो सकेगा उतने चैप्टर को थ्योरी को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक साथ मैं इन चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। तो बच्चों, मैं इन चैप्टरों का न्यूमेरिकल एक साथ इसलिए लेके आऊँगा क्योंकि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं एक न्यूमेरिकल की ही सीरीज अलग चलाऊंगा, तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको आसान होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। तो बहुत बच्चे थोड़ा टेंशन में थे, तो वो बच्चे टेंशन ना लें। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट आपको अलग से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन। ठीक है बच्चों, इसके पहले आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें चार्ज रेस्ट में था, यानी चार्ज मूव नहीं करता था, चार्ज में कोई मूवमेंट नहीं था। ठीक है, अब पांचवें चैप्टर से क्या होगा, हमारा चार्ज मूव करने लगेगा। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया, वैद्युत चालन। इसके पहले जैसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, उसमें क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी पॉइंट चार्ज जो थे, दो पार्टिकल थे, जो चार्ज थे वो स्थिर थे, मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारा चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है बच्चों, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में भी पढ़े होंगे। वैद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, आप हिंदी में ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, क्या, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक बच्चों, इसका सिंबल क्या होता है, इसे हम आई से दिखाते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाता है, Q/T। ठीक, आई बराबर Q/T। तो यही देखिए क्या है, Q आपका क्या है, चार्ज है। Q क्या है, चार्ज है बच्चों यहाँ पे। ठीक, और T क्या है, टाइम है। जब भी आप कहीं भी टाइम को ऐसे देखेंगे नीचे, जैसे यहाँ पे Q/T है, तो इसीलिए डेफिनेशन क्या बन गई, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी टाइम के साथ आवेश क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, Q की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, I बराबर Q/T। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई, इसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक, तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। ये हमारे कंडक्टर्सों का, जैसे जो प्योर गुड कंडक्टर है उसमें करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी फ्लो होती है। ठीक, जो कंडक्टर अच्छे नहीं है उसमें बहुत अच्छी फ्लो नहीं होती। ठीक है, अब बच्चों एक बात और आती है, ये कितने टाइप का होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का होता है सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप होता है, आप इसे देख लीजिए। सिंपल सी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप होती है, 2 टाइप की बच्चों। ठीक है, ये आपके सिलेबस का थोड़ा बाहर का है, आप इसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए, AC और DC। ठीक है, AC और DC 2 टाइप की इलेक्ट्रिक करंट होती है। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और DC को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। अब बच्चों ये नई चीज़ क्या आ गई, सर आपने तो करंट बताया, फिर ये 2 अलग अलग चीज़ क्या आ गई। ठीक है, पहले तो आपने करंट पढ़ लिया, करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 टाइप होता है, AC और DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक बच्चों,
अब एसी का मतलब क्या होता है, एसी करंट वो करंट होती है जो समय के साथ चेंज होती रहे, ठीक है, जिसका ग्राफ समय के साथ वेरी करे, चेंज करे। और डीसी करंट क्या होती है, जो समय के साथ चेंज ना हो, वो एक लाइन में ही ट्रेवल करे, ठीक। आप समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, इसका ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, लेकिन इसका ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज होता, ये डायरेक्ट ग्राफ है, ठीक। जैसे अगर आप इस लाइन को वोल्टेज मार रहे हैं, इसे करंट मार रहे हैं, ठीक है, तो जो V और I के ग्राफ में भी है, तो ये समय के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन में वेरी करता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा आपसे कि AC और DC में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो टाइम के साथ में चेंज होता है, लेकिन DC जो होता है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और बच्चों क्या डिफरेंस है, जो अल्टरनेटिंग करंट है ये आप कहाँ देखते हैं, जब आपके घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब चलता है, ये अल्टरनेटिंग करंट से ही चलता है, जो गवर्नमेंट आपको देती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही है, ठीक। डायरेक्ट करंट क्या है, ये बैटरी में स्टोर की जाती है, जैसे जो आपके घरों में बैटरी होती है ना, जैसे आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप क्या किसका यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट का। ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, इन्वर्टर द्वारा फिर से AC में बदल के आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन और होता है, वी कैन स्टोर इट, ठीक, वी कांट स्टोर इट, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी कांट स्टोर इट, हम इसे इकट्ठा नहीं कर सकते अल्टरनेटिंग को, बट लेकिन इसे क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर इट, हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं, इसे इकट्ठा नहीं कर सकते, इसे इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत है। बच्चों एक बात और है, अल्टरनेटिंग करंट को आप एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, ठीक है, यही इसीलिए कारण होता है ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग जगह आप क्या देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहीं दूर से आ रही होती है, जैसे खंभे होते हैं, खंभे में तार लगे होते हैं, तो तारों में कौन सी करंट फ्लो होती है, अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो होती है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सब अपने अपने एक दूसरे के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस आपको ब्रीफली समझना था AC और DC क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। और क्या होता है, अल्टरनेटिंग का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है, DC की फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना था इसमें। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा वैद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। हम एक सर्किट से भी समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ ये क्या है हमारा, अगर मान लो ये कोई वायर का टुकड़ा है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, मान लो कोई वायर का ये टुकड़ा है, हमने इसको बीच में मोटा इसलिए बना लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। जैसे अगर आप इसमें सप्लाई नहीं दिए हैं, ठीक, जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, जैसे मैं माइक का वायर ले रहा हूँ अपने, ये मेरा क्या है, ये कोई वायर है, ठीक है, तो अभी अगर आप इसमें सप्लाई नहीं दिए हैं तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोई फिक्स शेप में नहीं होगा, फिक्स प्लेस पे नहीं होगा, सब रैंडम प्लेस में होंगे। जैसे अगर इसमें सप्लाई नहीं दिए हैं आप, तो क्या होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, मतलब कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। और इस तो सर आप बोलेंगे कि इसको सप्लाई मिल कहाँ से रही, जैसे आपने तो कोई सप्लाई दी नहीं है तो फिर ये इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। बच्चों इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये रूम में आपने कोई वायर रखा है, इसको सप्लाई नहीं दिया, लेकिन इसके आसपास भी तो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कुछ, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए, तो उस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये थोड़ा बहुत मूव करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप जहाँ इसे सप्लाई दे देंगे, ठीक है, अगर सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, ये तब ये एक लाइन में अरेंजमेंट हो जाएंगे, मतलब इनका ये एक अलाइन हो जाएंगे, मतलब जैसे फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तब ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। जब तक आपने सप्लाई नहीं दी तो क्या होता था, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, इसलिए आपकी नेट एनर्जी क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी, ठीक है, नेट एनर्जी जीरो हो जाती थी। लेकिन तार के अंदर एनर्जी होती थी, लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे वायर के अंदर कोई एनर्जी की बात करें तो वो जीरो इसलिए हो जाती थी क्योंकि क्या होता था, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते थे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर इसकी बात आई, अगर आपने सप्लाई दी तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वर्क करता है, वायर के अंदर का ये फंक्शन होता है, ठीक है।
पढ़ने का तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसमें डीपली पढ़िए, एसी डीसी क्या है, अलग अलग चीज़ें बहुत निकल के आती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, लेकिन आपको डीप नहीं पढ़ना है। 12th में आपको क्या करना है, हर चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, लेकिन बेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से आप अगर आप कोई भी क्लास पढ़ेंगे, मतलब किसी भी फील्ड में जाएंगे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी स्ट्रीम चुनेंगे, तो आपको उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना होगा, ठीक है। तो आप हर चीज़ का डीप अध्ययन कर पाएंगे, ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध। बच्चों ये क्या है, देखो बच्चों, पहले प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रजिस्ट का मतलब होता है अपोजिशन, ठीक है। कहीं भी अगर अपोजिशन की बात की जाए उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं कि अगर ये कोई क्या है, नाली है, ठीक है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, आपने अगर इसमें बीच में ईंट डाल दी, तो वो ईंट क्या कर रहा है, इस पानी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी रुकावट का काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा रुकावट होता है, ठीक। जैसे रोड है, कोई रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, बीच बीच में ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है गाड़ियों के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वैद्युत धारा का विरोध करे, वैद्युत धारा का जो अपोज करे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जो वैद्युत धारा का विरोध करे वो क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ये हाईवे है, रोड है, बीच बीच में ऐसे क्या लगा होता है, हल्का हल्का ब्रेकर लगा होता है कहीं कहीं पे, ठीक है, रोड के बीच में, तो गाड़ी चलेगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये ब्रेकर क्या काम कर रहा है गाड़ी के लिए, रेजिस्टेंस का, रुकावट का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप जनरल ड्राइव में भी समझ सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ही ये होता है रुकावट, रुकावट पैदा करना, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में भी रेजिस्टेंस क्या होता है, जो क्या करे, धारा का विरोध करे, वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसे आर से, इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये, ठीक, आर से, ठीक। आर बराबर क्या होता है इसकी, आर बराबर, ये किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस इन पैरामीटरों पे डिपेंड होता है। ये आया कहाँ से बच्चों, जो आर होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, सर आपने ये लिख दिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये क्या है बच्चों, जैसे मान लो कोई वायर है, जैसे मैं बोलूँ यही वायर है मेरे माइक का, ठीक है, ये वायर इतना लंबा है, मैं इसे खींच के और लंबा कर दूँ, मतलब इतना लंबा है, मैंने खींच के इसको और लंबा कर दिया, तो लंबाई बढ़ाने में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जितना लंबा आप वायर लेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डायरेक्ट बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। एरिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों, जैसे मान लो कोई वायर है, इसके डायमीटर पे एरिया डिपेंड करता है, मोटाई पे, तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 आ जाता है, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे डी यानी डायमीटर, इस पे एरिया डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि मोटाई पे एरिया डिपेंड करता है, तार की मोटाई पे, ठीक है। इसीलिए बच्चों हम देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा मोटा तार हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा मोटा तार अगर आप यूज़ कर लेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें करंट बढ़िया फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी किस सिस्टम के लिए आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए तो आप पतले तार का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें लॉसेस भी कम होते हैं, ठीक। तो इन दोनों रिजल्ट को आप मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एल बाई ए हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आता है रो एल बाई ए, ठीक। तो यहाँ पे एल क्या है, लंबाई है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया है बच्चों, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, जिसे प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक, ये क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक। तो बच्चों आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं एक लैंग्वेज में, ये करंट का विरोध करता है, करंट का अपोज करता है, किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, आप सीधा सीधा देख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी लंबाई, तार की लंबाई 10 मीटर है, अगर आप इसे खींच के 12 मीटर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है।
तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और सारी चीज़ों को देखेंगे, धारा घनत्व क्या होता है और रेजिस्टेंस कैसे क्या बढ़ रहा है कहाँ पे, और सारी चीज़ों को डीप में एनालिसिस करेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं तक रखूंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो बच्चों के साथ भी शेयर करिए, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हों। मैं 12th का A1 by 1 करके मैं फिजिक्स का पूरा आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन सब चैप्टर का लिंक दे दूंगा, आपको वो सारे वीडियो भी देखनी हो तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का। कौन सा है? 5th चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा 5वां चैप्टर है बच्चों। अब क्या करेंगे हम इसके बाद और चीज़ों को पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल का मैं एक अलग से लेक्चर लाऊंगा। जैसे ये सब खत्म हो जाएगा फिर मैं न्यूमेरिकल की सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, उसमें हम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि सर न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, उन सब पार्ट का भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।